उसने इशारे से एक पोर्टर को बुलाया और मुझसे पूछा, टैक्सी मंगवा दूं? गीता और जेम्स पंडित के वाकये के बाद टैक्सी मेरे लिए शजरे ममनू बन चुकी थी। पिछली रात मैंने महज वक्त की कमी की वजह से विक्टोरिया जाने के लिए वो सवारी मुंतखब की थी। मुझे रात वाली बस का रूट नंबर याद था। इस वक्त भी मैं 25 नंबर बस के जरिए विक्टोरिया जाने का इरादा रखता था। हम बाजार से कुछ खरीदारी करके आगे जाएंगे, शुक्रिया, लड़की का दिल रखने के लिए मैंने कहा। पोर्टर को बिला वजह 1 पाउंड देकर टाला और हम अपने अपने सूटकेस लटकाकर होटल से बाहर निकलते चले गए। क्या गेटविक तक पैदल ही जाने का इरादा है? फुटपाथ पर आकर वीरा ने तंजिया पूछा, या फिर बस और फिर नॉन स्टॉप ट्रेन? बोलो क्या चाहती हो? मैंने सवाल किया। पहले विक्टोरिया पहुंचो फिर ट्रेन लेंगे, खाली पेट में ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती। खराफात मत बको, मैंने मुंह बनाकर कहा। कंवारी लड़कियों के पेट भर जाएं तो लोग इन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखते। खामोशी से चलती रहो, बस स्टॉप से ज्यादा दूर नहीं है। खुदा खैर करे, आज सुबह सुबह तुम्हारी जुबान चल पड़ी है, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। ये बहुत मुबारक दिन है। बदरी अमेरिका जा चुका है, राह वाले अपने चेहरों पर रमेश अग्रवाल की चिता की राख मल रहे हैं। तुम्हारा पुराना आशिक मारा गया, सुल्तान शाह थोड़ी सी टूट फूट के बाद जिंदा लौट आया और अब हम अमेरिका जा रहे हैं। बहुत अरसे के बाद मैं अपने ज़हन को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। चाहो तो अगली पिछली सारी कामयाबियों को भी आज के दिन में शुमार कर लो। बाजार में सूटकेसों के साथ हमारा यूं एक साथ घूमना मुनासिब नहीं है। मैंने फौरी ख्याल के तहत कहा, मैं आगे निकल रहा हूँ, तुम थोड़े फासले से आती रहो। उसके कुछ पूछने से पहले मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और आगे चला गया। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ इन गुंडों की तरफ से तशवीश थी जो आइजक बेल के इमा पर मुझे तलाश कर रहे थे। इनमें से कोई भी मेरा खूबसूरत आशना नहीं था, लेकिन इन्हें यह बात जरूर बता दी गई होगी कि वीरा लाइड भी मेरे साथ हो सकती थी। यह बात फिर इसी नुक्ते पर आ जाती थी कि एशियाई मर्द और सफेद फाम औरत पर मुश्तमिल हर जोड़ा इन गुंडों की तवज्जो का मरकज बन सकता था। शहर में एक दूसरे से अलग रहकर हम ऐसे किसी भी खतरे को आसानी से टाल सकते थे। इस वक्त शहर के उस मरकजी हिस्से में रोजगार पर जाने वालों के हजूम तेजी से हरकत में थे। हर शख्स ऐसी उजलत में था जैसे उसे अपनी ट्रेन छूटने का डर हो। ट्रेन छोड़ने के बाद जा बजा नजर आने वाले रहनुमा इशारों और अल्फाज के सहारे हम दोनों उस अजनबी एयरपोर्ट पर अपने मतलूबा टर्मिनल के चेक इन एरिया में पहुंच गए, जहां दूर तक बहुत सी हवाई कंपनियों के रोशन और साफ सुथरे काउंटर फैले हुए थे। कुछ खाली थे। बिस्तर पर बवर्दी लड़कियां अपने कामों में मसरूफ थीं। फिजा में बेशुमार कीबोर्ड्स की मशीनी टकाटक की हल्की आवाजें रची हुई थी। परवाजों के दीवार गिर शेड्यूल पर नजर डालता हुआ मैं अमारात एयरलाइन के काउंटर की तरफ चल दिया। वीरा रास्ते भर नाश्ते से महरूमी पर एहतजाज करती रही थी, मगर मेरे लिए टिकट पर कबल अज वक्त स्टिकर लगाकर नशिस्तें महफूज कराना ज्यादा जरूरी था। हमारी परवाज दर्जन अटलांटिक एयरलाइन की थी, लेकिन बुकिंग अमारात के जरिए हुई थी। मुझे वर्जन अटलांटिक का काउंटर नजर आया तो मैं वहीं रुक गया। मेरा ख्याल था कि वो लड़की कंप्यूटर नंबर और टिकट देख कर मुझे अमारात से रजू करने का मशवरा देगी, मगर उसने पेशानी पर शिकन डाले बगैर अपने कीबोर्ड पर मखरूती उंगलियां घुमाई और चंद सानियों तक इंतजार करती रही। स्क्रीन पर तफसीलात के नुमाया होते ही उसने मुस्कुराकर मुझसे सामान के बारे में पूछा। मैंने दोनों सूटकेस वजन करने वाली मशीन पर रख दिए। गज भर कुतर के डायल पर सुई जरा सी जुम्बिश करके रह गई तो लड़की ने मेरी तरफ देखा। मैं इन इस्तिफामिया नजरों का मतलब समझकर फौरन बोल पड़ा, कुल यही सामान है। इसके होंठों पर तबस्सुम फैल गया। टिकट मशीन में डॉलर इंदराजात करने के बाद उसने कूपन अलग किए। कंप्यूटर पर बोर्डिंग का कार्ड बनाने से पहले निशिस्तों के बारे में लगे बंदे सवाल पूछे। जितनी देर में बोर्डिंग कार्ड बने उसने बैगेज टैग समेत टिकट मुझे लौटा दिए। पासपोर्टों पर अमेरिकी वीजा उसने सबसे पहले देखे थे, जो उसने बोर्डिंग कार्ड के साथ वापस कर दिए। लोडर सूटकेस टैग लगाकर मुतहरिक बेल्ट पर डाल चुका था। मैं उसका शुक्रिया अदा करके पलटा ही था कि अमारात का बोर्ड भी नजर आया। वीरा इस दौरान में अलग थलग खड़ी रही थी। उसके चेहरे से बेजारी छलक रही थी। अब नाश्ते का बंदोबस्त करो वरना मैं यहीं बैठ जाऊंगी, वो इठला कर बोली। काम खत्म हो गया, अब बस खाना पीना या फोन करना है। आओ ऊपर लाउंज में चलते हैं। चेक इन एरिया में भी एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा था, लेकिन मेरा ख्याल था कि लाउंज में नाश्ता ज्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर के रोशन और वसी हाल में जिंदगी की रौनकें अपने शबाब पर थी। हम दोनों हाल के एक सिरे पर वाक़े रेस्टोरेंट में जा बैठे। चंद मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि वहां फिरता हुआ बावर्दी अमला सिर्फ सफाई और झूठे बर्तन समेटने के लिए मामूर था। खाने पीने के लिए सेल्फ सर्विस काउंटर पर पेशगी अदायगी शुरू थी। वीरा को नाचार एक मरतबा फिर उठना पड़ा। अपनी पसंदीदा चीजों की रकूम अदा करके हम दोबारा उसी मेज पर आ बैठे। इस वक्त तुम भरे हुए पेट वाली औरतों जैसी अदाकारी कर रही हो। अपने नाश्ते से इंसाफ करते हुए मैं उस पर फिक्रा कसे बगैर नहीं रह सका। मुझ में हंसने की सकत भी नहीं है, सुकून से नाश्ता कर लेने दो। मैंने बहुत तेजी के साथ अपना मुख्तसर सा नाश्ता खत्म किया और उठ गया।
तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अनकरा वाले को फ़ोन करके वापस आता हूँ। उसके लिए मेरे जहन में सवालों का खासा जखीरा जमा हो चुका है, वो सारी ला कर रहेगी। दूर ही से नजर आने वाले इशारों से मैं फ़ोन की जगह देख चुका था। वहाँ मुतअद्दिद बूथ लगे हुए थे, जिनमें से कई खाली थे। इस वक्त मुझे सारी गुफ्तगू उर्दू में करनी थी, इसलिए राजदारी का कोई मसला नहीं था। मैंने खाली बूथ पर कब्जा कर लिया। मेहमान अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मेरी आवाज़ पहचानते ही अयूब आगा ने बोलना शुरू कर दिया। इसे लाने वाले हवाबाज की हालत भी बिगड़ गई है। उसे अनकरा के अमेरिकन अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस वक्त तुम इख्तिसार से काम लेने के बजाय खुलकर बात कर सकते हो। अगर हवाबाज बीमार है तो वह जहाज अभी तक एयरबेस पर ही मौजूद होगा। नहीं, कर्नल फुलब्राइट पहले ही मुतबादिल करियो का बंदोबस्त कर चुका था। मेहमान को उतारने के निस्फ घंटे बाद वो त्यारा किसी नामालूम मंजिल के लिए परवाज कर गया था। कर्नल फुलब्राइट के बारे में तुम्हारी क्या मालूमात है? मैंने सवाल किया। वो अमरीकी मिशन में सिक्योरिटी चीफ है। शुबा है कि वो CIA का एजेंट है। मेहमान के बारे में ज़रा तफसील से बताओ कि वो कैसा है और डॉक्टर है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कब तक पाकिस्तान वापस आ जाएगा? वो कमज़ोर और बीमार है। उसके पूरे बदन पर तशद्दुद के निशानात हैं, जिनसे काफ़ी खून ज़ाया हो चुका है। कमज़ोरी और थकन की वजह से वो बुखार और हज़ियानी कैफियत में मुब्तला है। उसके जहन पर अगवा की दहशत ऐसी बैठी हुई है कि वो गफलत और मदहोशी के आलम में ऐसी बातें करने लगता है जैसे वो अब भी जहाज़ पर काबिज हो और दुश्मनों से लड़ रहा हो। डॉक्टरों ने उसे छेड़छाड़ से मना किया है। जब तक वो सेहत याब नहीं हो जाता, उसे हवाई जहाज़ की आवाज़ों से दूर रखना होगा। वो आवाज़ें सुनते ही उस पर दोबारा दहशत का हमला हो सकता है। अफाके से पहले वो जहाज़ में सफ़र नहीं करेगा। वो इतनी बुरी हालत में है तो उसने जहाज़ और कैदियों पर कैसे काबू पाया था? यह हैरान कुन बात है कि उसने आखिर तक कोई गलती नहीं की। शायद जिंदा रहने की शदीद ख्वाहिश उसकी रहनुमाई कर रही थी। अनकरा में उसे यकीन आ गया था कि वो रिहा होने वाला है। मैंने सवाल किया। मैंने मेगाफोन पर देर तक उसे यकीन दिलाया। उर्दू में गुफ्तगू ने ज़्यादा असर दिखाया और उसने मुझे एक गैर मुसल्लह आदमी के साथ जहाज़ पर आने की इजाज़त दी थी। दूसरा गैर मुसल्लह आदमी कौन था? कर्नल फुलब्राइट। बेस कमांडर ने त्यारा उतरने से पहले ही उसे गैर मुसल्लह करा लिया था और उसने हथियार उतारने में कोई हीलो हुज्जत नहीं की। मैंने हैरत से पूछा। उसने उसे अपनी तौहीन करार दिया और काफ़ी शोर मचाया, लेकिन बेस कमांडर ने दूसरी सूरत में उसे जहाज़ पर जाने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। जहाज़ पर उसकी क्या ज़रूरत थी? जहाज़ पर मौजूद दोनों अमरीकियों और कार्गो की देखभाल उसी की जिम्मेदारी थी। उसके इमाम पर जहाज़ को ताज़ा दम अमले के साथ परवाज की इजाज़त दी गई थी। इस दौरान में उसने फ़ोन पर अपने बड़ों से कुछ खुफिया हदायत भी ली थी। यह सब तुम्हारे सामने ही होता रहा था। मेरे लिए वो तफसील दिलचस्प साबित हो रही थी। मैं इससे पहले बेस कमांडर के दफ्तर में मौजूद था। सरसरी तारुफ पर उसका रवैया सर्द और मुखासमाना था। तारुफ के बाद उसने बेस कमांडर तखलिया चाहा तो उसने मुआज़त करके थोड़ी देर के लिए इंतजारगाह में भेज दिया। इसी दौरान में उसे गैर मुसल्ला कर दिया क्या? और तुम आखिर तक मेहमान खाने में बैठे रहे? मैंने हमदर्दाना लहजा में सवाल किया। नहीं, निहत्ता होने के बाद वो भी इंतजारगाह में भेज दिया गया। दोनों में बराबरी बरकरार रखने के लिए बाद में बेस कमांडर वहीं आकर हम दोनों से बातचीत करता रहा। फिर हदायत देने का सिलसिला कब शुरू हुआ? कमांडर के PA के फ़ोन से उसने 3 मरतबा कहीं बात की थी। हर बार गुफ्तगू किसी नामानूस या खुफिया जुबान में हुई थी। मामले की राजदारी बरकरार रखने के लिए मिशन के बड़े एयरबेस पर नहीं आए थे, मगर सबकी नजरें उस परवाज पर लगी हुई थी। मेहमान से मेरी गुफ्तगू कब तक होने का इम्कान है? मैंने पुरु उम्मीद लहजा में कहा। इसका इन्हिसार डॉक्टरों की इजाज़त पर है। उसके लहजे से माजूरी आया थी। अव्वल खान ने मुझे बताया कि तुमने किसी ज़बरदस्त हिकमत अमली से काम लेकर अपना आदमी मौत के मुंह से निकाला है। मैं खुद भी उसकी कहानी सुनने के लिए बेचैन हूँ। अनकरा में तुम ही उसके दोस्त और खबरगीर हो। उसे दुश्मनों के किसी जवाबी वार से बचाना अब तुम्हारा ही फर्ज है। मुझे फ़ख्र है कि हमारे दरमियान अभी तक तुम जैसे लोग भी मौजूद हैं। मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा, मगर तुर्क भी हमारे खैर खा हैं। कब्र से इन्हें सिर्फ यह बताया गया था कि अनकरा में एक गैर कानूनी पाकिस्तानी मुसाफिर और मुजरिम को ऑफलोड करना है, मगर मैंने बेस कमांडर को पूरा पस मंजर बता दिया था। इसकी पूरी हमदर्दियां मेहमान के साथ हैं। अगर मेरा नाम उसके इल्म में आ चुका है तो मेरी तरफ से भी उसका शुक्रिया अदा कर देना। तुम्हारा नाम आए बगैर कहानी अधूरी रहती। वो तुमसे बात करने का मुतमनी है। अब मैं अमेरिका की राह पर हूँ। वहाँ कदम जम गए तो तुमसे नंबर लेकर कमांडर से भी बात कर लूँगा। अमेरिका? उसकी बेसाख्ता तहय्युर ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी। वहाँ तुम दुश्मनों में घिर जाओगे। इनके बढ़ते हुए हौसलों को लगाम देने के लिए यह ज़रूरी हो गया है। खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। ये मगरूर कौम किसी बड़ी तबाही के बगैर नहीं सुधरेगी। चंद शैतानी दिमाग फना के घाट उतर जाएं तो इनकी बढ़ती हुई चीरा दस्तियाँ कम हो सकती हैं। मैं दामन बचाकर सिर्फ इन्हीं को अपना मिशन बनाऊंगा। तुम्हारी दर्दमंदी मेरे लिए बायसे एहतराम है। वह मुझसे कभी नहीं मिला था, लेकिन मेरा गर्विदा हो चुका था। गुफ्तगू करने की आज़ादी मिल जाने की वजह से वो बातों को तूल देता रहा और आखिरकार मुझे परवाज अनाउंस होने का उज़र करके फ़ोन बंद करना पड़ गया।
आइजक बेल ने सुल्तान शाह की वापसी में कलीदी किरदार अदा करके मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि अपनी और अपने मुल्क की साख को बचाने के लिए एक नागवार फैसला किया था, जिससे गुरेज की सूरत में उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान होता रहा था। ये वो सोच थी जिसके बीज मैंने उसके जहन में बोए थे। हालांकि मेरे पास अपनी कहानी का कोई गाहक था न खरीदार। मैंने आइजक बेल से जो कुछ कहा वो अंधेरे में चलाया हुआ एक तीर था, जो मेरी खुश नसीबी और उसकी बदनसीबी से बिल्कुल ठीक निशाने पर जा बैठा था। मेरी बातों के मकरूब फ्रेब में उलझ कर वो जो कुछ कर गुजरा था वो मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा था। एक शरीफ दुश्मन की तरह मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आखिर तक बेयकीनी के धड़कों में मुब्तला रहने के बाद हासिल होने वाली अपनी कामयाबी पर मैं खुले दिल से आइजक बेल का शुक्रिया अदा करूं कि उसने मसाहलियत और बेखुनी की राहों पर बैक वक्त पेशरफ्त करते हुए आखिरी लम्हात पर बहुत खूबी से अपना वादा वफा किया था। मैं वहां खड़ा जरा सी देर तक सोचता रहा। आइजक बेल मेरा एक जख्म खोरदा दुश्मन था। मुझसे मुज़ाकरात करते हुए भी वो मेरे गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश करता रहा था। अगर मैं इस वक्त शुक्र के इजहार के लिए उसे फ़ोन करता तो वो अपने मामूल के मुताबिक ये सुराग लगा लेता कि मैं गेटविक के किसी भूत से बातचीत कर रहा हूँ। ये ज़रा सा नुक्ता मेरा सारा खेल बिगाड़ सकता था। मैंने उसे बताया था कि मैं चंद रोज़ बाद लंदन से अमेरिका पहुंचने वाला हूँ। गेटविक लंदन का कोई आम शहरी बाजार या इलाका नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक दूर उफ्तादा फिजाई मुस्तकर था। गेटविक का नाम सामने आते ही आइजक बेल समझ लेता कि मैं किसी सफ़र पर तुला बैठा हूँ और फिर अमेरिका में मेरे लिए रुकावटें पैदा करने का एक लामतलाही सिलसिला शुरू हो जाता। मैंने न्यूयॉर्क पहुंचने तक उसे फ़ोन करने का इरादा मुलतवी कर दिया, मगर अव्वल खान मेरे दोस्तों में से था। अनकरा की सरजमीन पर अयूब आगा जैसे बेलोस आदमी की खिदमात मुहैया करके उसने सुल्तान शाह की आज़ादी में अपना भरपूर किरदार अदा किया था, लेकिन वो इस मामले की तफसील से बेखबर था। वो इसके दफ्तरी औकात थे। लंदन का आखिरी फ़ोन कार्ड वहीं ठिकाने लगाने के ख्याल से मैंने उसका दफ्तर का फ़ोन मिलाया तो उसके अस्तेनों की आवाज़ सुनाई थी। इसे कभी मेरा नाम पूछने की जरूरत पेश नहीं आई। मेरी आवाज़ पहचानते ही उसने बताया कि अव्वल खान सफरी दस्तावेजात के बगैर सुल्तान शाह के अनकरा से वापसी का बंदोबस्त करने के लिए महकमा दाखिला के किसी अफसर से मिलने गया हुआ था। मैं हवाई अड्डे से बोल रहा हूँ, उसे बता देना कि अब मैं न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद फ़ोन करूंगा। मैंने उसे पैगाम दिया, मगर सर वो रवानी में कुछ कहते कहते अचानक ही खामोश हो गया। बोलो बोलो, खामोश क्यों हो गए? तुमसे तो आजकल वैसे ही बहुत कम बात होती है। मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए नरमी से कहा, फितरत के एतबार से मैं उसे पसंद करता था। आप सफ़र पर जा रहे हैं, ऐसे में कोई बदशुगनी अच्छी नहीं लगती। क्या इस वक्त आपका अमेरिका जाना बहुत ज़रूरी है? उसने भी वही बात कही जो ज़रा सी देर पहले अयूब आगा कह चुका था। मैं वहाँ तफरीह के लिए नहीं, एक नागुज़ीर ज़रूरत के तहत जा रहा हूँ, तो मेरी कामयाबी के लिए दुआ करते रहना। मैं तवहम परस्त नहीं हूँ, लेकिन आखिरी फ़िक्रा अदा करते हुए मेरे ज़हन में एक वसवसे ने सर उबारा कि कहीं इनकी ज़ुबानें नकारा खुदा बनकर मुझे आने वाले बुरे वक्त से आगाह तो नहीं कर रही। कार्ड में 22 यूनिट बाकी थे। मैं फ़ोन बंद करके रेस्तोरां की तरफ चल दिया। वीरा नाश्ते से फारिग होकर बहुत फनकाराना अंदाज में सिगरेट नोशी से महसूस हो रही थी। मेरे बैठते उसकी ज़ुबान चल पड़ी। फ़ोन कर रहे थे या कोनों कुदरों में ताक झांक करते फिर रहे थे। अपनी हरकतें मेरे सर न थोपो। रामाका की बीवी की टोह में कौन लगा हुआ था? अब इसका नाम न लेना। उसने सिगरेट का धुआं मेरे चेहरे पर उगलते हुए संजीदगी से कहा, उसका नाम किसी भी वक्त अखबारात की शायद सुर्खियों की ज़ीनत बन सकता है। अगर तुम्हारी नकाहत दूर हो गई हो तो लाउंज का चक्कर लगा ले। यहाँ लदी फंदी दुकानें नजर आ रही हैं। दुकानें ही छाननी हैं तो ड्यूटी फ्री अल्कोहल शॉप में चलो, वहां से कुछ बोतलें ही ले लेंगे। इससे पहले ये बताओ कि तुम किससे बात करके आए हो? अयूब आगा सुल्तान शाह अनकरा के फौजी अस्पताल में है और इसकी हालत बहुत खराब है। वो जिस साल में भी है जिंदा तो है ना? वो बेनियाजी से बोली। वो लोग इसे लड्डू खिलाने के लिए नहीं ले गए थे। इसके साथ जो कुछ ना होता कम था। गनीमत यह है कि वो जिंदा लौट आया और हफ्ते अशरे में सेहतियाब भी हो जाएगा। जिसे आइजक बेल न मार सका उसे छोटे मोटे जख्म क्या मारेंगे? बज़ाहिर वीरा की वो बातें सख्त और बेरहमाना थी, लेकिन हकीकत से बहुत करीब थी। पता नहीं इस हालत में जहाज पर कब्जा करके अपना कंट्रोल बरकरार रखने में कैसे कामयाब रहा। मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा, इस वक्त तो सफर के भी काबिल नहीं है। बुखार और दहशत में हज़ियान बक रहा है। इंसान में जिंदा रहने की उमंग हर खौफ और बीमारी से ज्यादा ताकतवर होती है। ये जिंदा हो तो वह हर कारनामा सरंजाम दे देता है। जब तक कि उसकी जान को खतरा लाहक था, उसकी ये हैवानी कुव्वत उसकी सारी कमजोरियों पर गालिब रही। पनाह और सहारा मिलते ही वो बिखर कर अपनी असल हालत में आ गया। ये अच्छा है कि वो कुछ दिन के लिए कराची से दूर रहेगा। वहां लौटते ही उसे साजिशों और जवाबी हमलों से बचाव के लिए जद्दोजहद में मसरूफ रहना पड़ता। उसे आराम मिल जाएगा और कुछ अरसे के लिए हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। वो अपना पर्स संभाल कर कुर्सी से उठ खड़ी हुई और हम दोनों लाउंज की तरफ चलती है। लाउंज बहुत वसी होने के बावजूद मुल्क के मुसाफिरों और हवाई अड्डे पर मुख्तलिफ खदमात अंजाम देने वाले इदारों के मुलाजमीन से भरा हुआ था। हर शख्स अपनी धुन में मगन था। कुछ लाउबाली मुसाफिर मरकजी नशिस्तों पर विराजमान
गिरदोपेश के तमाशों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। गटविक पर हमें डेविड स्टार्स के खोजियों से कोई खतरा नहीं था। हम एक दूसरे के साथ सिगरेट और अल्कोहल वाले वसी स्टोर में पहुंच गए, जहां मुसाफिर मर्दोजन पुरइश्तियाक अंदाज में अपनी अपनी पसंद के ब्रांड खरीद रहे थे। वीरा को अमेरिका के लिए इन अशिया की ड्यूटी फ्री अलाउंस सुबह याद थी। उसने हम दोनों के कस्टम फ्री कोठे के हिसाब से खरीदारी मुकम्मल की, कैश काउंटर पर बोर्डिंग कार्ड दिखाकर रकम की अदायगी की और बाहर आ गई। इसके हाथ में बैग मौजूद था। मैंने वो थैली संभाली। तुम्हें खाली हाथ देखकर अजीब सा लग रहा है, वो गौर से मेरी तरफ देखते हुए बोली। लंबे सफर पर जाने वाले मुसाफिरों के हाथ में ब्रीफ केस या सफरी बैग की मौजूदगी फैशन बन चुकी है। मेरा ख्याल है कि यहीं से कोई अच्छा सा ब्रीफ केस या बैग खरीद लो, ये बोतलें इसमें समा जाएंगी। उसकी वो तजवीज़ गलत नहीं थी। इस फ्लोर पर ऐसी हंगामी ज़रूरियात की अशिया से भरी हुई एक दुकान मौजूद थी। वहां से ब्रीफ केस खरीद कर मैंने सिगरेट के कार्टन और बोतलें इसी में जमा दी। एयरपोर्ट की इंतजारगाह में बेफिक्री से फाजिल वक्त गुजारने का वो तजर्बा बहुत खुशगवार रहा। अपनी मुख्तसर सी खरीदारी के बाद मैं आराम से सोफे पर दराज हो गया। वीरा टहलती हुई आगे निकल गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में अखबार दबा हुआ था। यह काम मैंने जहाज के लिए छोड़ा हुआ था। तुम देख ही चुकी हो कि दौरान सफर सोना मेरे लिए नामुमकिन होता है। ऐसे में स्काई या शैंपियन का गिलास और एक अच्छा अखबार बेहतरीन मुआवन साबित होता है। जब तक हम यहाँ हैं, वाकयात से बाखबर रहने के लिए अखबार जरूरी है। थोड़ी देर बाद हम यहाँ नहीं होंगे, अखबार में अब क्या रखा होगा? अभी तक हमें कहीं भी नहीं रोका गया। इमिग्रेशन वाले ने भी बिला तारुज इखराज की मोहर लगा दी थी। बाजुकात ये खुशफहमियां खतरनाक साबित होती हैं। खबरों पर सरसरी नजर डाल लेने में हर्ज ही क्या है। होटल का अखबार तो खोले बगैर वहीं छोड़ दिया गया था। वीरा ने अखबार का मुतालिया शुरू कर दिया और मैं सिगरेट सुलगाकर एक मुसाफिर जोड़े के 2 बच्चों की शरारतों से माजूस होने लगा। वो अपने माँ बाप से बेपरवाह चमकदार फर्श पर बैठे एक दूसरे के साथ नोक झोंक में मसरूफ थे। कुछ देर बाद ही परवाजों की रवानगी को खुदकार बोर्ड में तेजी से तब्दीलियां नमूदार हुई। वो सिलसिला खत्म होने पर हरूफ और हिंसे साकत हुए तो आखिरी सतर में से निकलकर हमारी परवाज का नंबर काफी ऊपर जा चुका था। इसके आगे सब्ज बल्ब जल बुझ रहा था और मुतलका खाने में बोर्डिंग शुरू होने की इतला दर्ज थी। वीरा बदस्तूर अखबार चाटने में मुनहमिक थी, लेकिन इस वक्त तक उसने किसी खास खबर की मौजूदगी का इंकिशाफ नहीं किया था। बोर्डिंग का आगाज हो चुका था। मैंने वीरा को टोहका देकर कहा क्यों ना यहाँ के बजाय जहाज में ही में बैठा जाए, यहाँ से पूरी तरह निकल जाने का एहसास जरा कभी हो जाएगा। क्या तुम्हारे ज़हन में फिर कोई फतूर सर उभार रहा है? उसने अखबार छोड़कर इस्तबा अमेज लहजा में सवाल किया। फतूर की इब्तदा अयूब आगा ने की थी। इसे तकवीत तुमने दी है? मैंने कहा। इसने बेपरवाही से अखबार एक तरफ डाल दिया। ये किस फतूर की बात कर रहे हो? अयूब आगा और फिर अव्वल खान के स्टैनो ने मुझे अमेरिका के सफर से गुरेज का मशवरा दिया था और अभी तुम खतरनाक खुशफहमियों का जिक्र कर रही थी। अखबार इस बारे में क्या कहता है? अखबार में कोई पुरतशवीश बात नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ बेआरामी महसूस कर रहे हो तो जहाज ही में चलते हैं, क्योंकि इस सरजमीन से अब हमारा वही आखिरी राब्ता रह गया। एक बार त्यारे ने रनवे छोड़ दिया तो यहाँ के सारे मसाइल भूली हुई कहानियों में बदल जाएंगे। मैंने जेब से बोर्डिंग कार्ड निकालकर अपनी परवाज का गेट नंबर देखा और फिर हम दोनों वहां से उठ गए। यूरोप और अमेरिका के मशरकी साहिलों के दरमियान तवील ट्रांस अटलांटिक परवाजों के लिए छोटे त्यारों का तिजारती इस्तेमाल किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। कम ताकत वाले इंजनों और ईंधन की नाकाफी गुंजाइश होने की वजह से ऐसे जहाज बहरे ओकियानूस में बिखरे हुए गैर मारूफ और छोटे जजायर पर बार बार उतरे और वहां से मजीद ईंधन लिए बगैर अमेरिका की सरजमीन तक नहीं पहुंच सकते। हमारे बोर्डिंग कार्ड पर जहाज तक रसाई के लिए जिस गेट का नंबर दर्ज था, वहां सिर्फ एक हसीन और मुस्कुराती हुई बावर्दी खातून खड़ी थी। उसने अपने रंग रूप और कामत और जिसामत को कुछ ऐसे करीने से संभाला हुआ था कि उसे लड़की से औरत तक कुछ भी समझा जा सकता था। ऊपर दरवाजे पर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर वर्जन अटलांटिक की परवाज की तफसीलात दर्ज थीं, लेकिन वहां कोई भीड़ भाड़ या कितार नहीं थी, जिससे ये गुमान होता कि शायद हम किसी छोटे जहाज से पेरिस, एम्बेसडरम या फ्रैंकफर्ट की मुख्तसर से परवाज पर जा रहे हों। हम दोनों को अपनी तरफ पेशकदमी करते देखकर उस औरत या लड़की के पतले पतले और गुलाबी मुतरन्नम होंठों पर जमी हुई मुस्कुराहट दावत अंगेज हद तक गहरी हो गई। गुड मॉर्निंग सर, उसने मेरे हाथ से बोर्डिंग कार्ड लेते हुए मुतरन्नम अंग्रेजी में कहा। मैंने एहतियातन दोनों पासपोर्ट भी हाथ में लिए हुए थे, लेकिन उस खातून ने हमारे पासपोर्ट छूने की जरूरत नहीं समझी। वो बोर्डिंग कार्ड देखते हुए खुश इखलाकी से बोली, मैं दर्जन के मेहमान को खुश आमदीद कहती हूँ। अंग्रेजी में कहा हुआ वो फिक्रा जो मानी भी हो सकता था। फौरन ही वीरा की रगे जराफत भड़क उठी और उसने कदरे हैर से कहा, वर्जन तो क्या तुम अभी तक गैर शादीशुदा हो? खुश इखलाकी और बेतकल्फी के दरमियान एक नाजुक सी हद फाजिल होती है और रवायत परस्त अंग्रेज इसका ख्याल रखते हैं।
वीरा के सवाल पर उस खातून के चेहरे पर नागवारी का हल्का सा रंग आकर गुजर गया।